आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट के पास तो बहुत सी स्टोरीज होती हैं, तो फिर आप फेक स्टोरीज क्यों करते हैं? पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी भी मेरी कोई फेक स्टोरी पकड़ लाए और कह दे कि ये फेक स्टोरी है और वो साबित हो जाए, तो मैं इसी वक्त छोड़ दूंगा, ये सब कुछ छोड़ दूंगा। तो वो जो आपने कराची ज़ू में मुमताज़ बेगम वाली की थी, लोग देखना ही ये चाहते हैं। वो वहाँ पर लिखा होता कि सीधा सीधी कोई बात लिखी होती मुमताज़ बेगम, तो किसने देखना था? जो आपने तलाल चौधरी से इंटरव्यू किया था उसमें आपने तंजीम साजी का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया, तो ये क्या मैच फिक्स था? हाँ, तलाल चौधरी वाले मामले में उन्होंने मुझसे पहले रिक्वेस्ट की थी, जो कि उसके ऊपर आना ही नहीं चाहते थे। वैसे तो आप हमेशा एतमाद के साथ सच सवाल करते हैं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर के सामने तो आप नर्वस दिखाई दिए, ये क्या हुआ था? क्या कभी किसी ने आपको लिफाफा ऑफर किया? लिफाफा? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। आज मेरी दावत पे मेरे घर एक ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया तीनों में काम किया और अपना नाम बनाया। आज मेरे साथ मौजूद हैं फारूक वड़ाइच अंकल। थैंक यू वेरी मच अंकल, आपने दूसरी दफ़ा मेरी दावत कबूल की, लेकिन इंटरव्यू पहली दफ़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं, मेरा तो दिल करता है रोज़ आया करूँ। तो अंकल सबसे पहले तो ये बताएं कि कहते हैं कि सहाफ़ी का नाम दो अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। आपका तो नाम है फ़ारूक शहबाज वड़ाइच, अगर आपको इसमें से एक लफ्ज़ निकालना पड़े तो आप वो क्या निकालेंगे, फ़ारूक, शहबाज या फिर वड़ाइच? आज आपने मेरी मुश्किल दूर कर दी है। मैं जब मैंने इस तरफ आया था तो मैं लिखता था, सबसे पहले मैं बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, तो मैं अपना पूरा नाम लिखता था। मेरे भाई कोई भी वड़ाइच नहीं साथ लिखते, तो मुझे पता नहीं क्या था मेरे अंदर, मैंने शुरू से फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। अब ये हुआ कि जब मैं आ गया और थोड़ा सा पहचाना गया, लोगों ने याद कर लिया, तो अब लोग मुझे कहते थे शहबाज वड़ाइच, फ़ारूक वड़ाइच या वड़ाइच खाली कहते थे। तो मैं फंस गया, मैंने कहा यार अब इतना तीन वाला तो याद नहीं होता लोगों को याद, तो अब मैंने कहना फ़ारूक वड़ाइच कर दिया, क्योंकि मेरे वाले साहब ने भी कहा कि अगर मेरा नाम नहीं भी लोगे तो कोई मसला नहीं। तो अब मैं फ़ारूक वड़ाइच भी कहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को पूरा नाम याद है फ़ारूक शहबाज वड़ाइच, कुछ लोग फ़ारूक वड़ाइच, और कुछ लोग कहते हैं ये जिसके बाल घुंघराले हैं, जो लंबा सा है, वो वाला साफ़ी। तो वैसे तो खैर आपका इदारा अगर आपके बजाय तहमीना शेख भी लिख दे तो आपको कुछ भी नहीं होता। नहीं, वो ऐसा नहीं था, वो ईद के ऊपर ऐसा हुआ कि हमने बड़ी जल्दी में काम किया। चांद रात वाले दिन मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और जो हमारा NLE थी उनको बुलाया। वो सुबह 4 बजे यानी कि ईद आ चुकी थी, और आपको पता है इस मरतबा ईद भी किस तरह आई थी, अचानक से बताया गया था। तो उसमें फिर वो NLE ने बड़ी मेहनत की, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद जैसे ही वो इंटरव्यू ईद वाले दिन लगा तो मेरे नाम की जगह वो खातून का नाम था। तो हर बंदे ने, वो किसी ने इंटरव्यू देखा या नहीं देखा, लेकिन मुझे कम से कम 150 लोगों ने वो स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजा। तो इतराज़ तो मुझे था, लेकिन मैंने अब कहा कि NLE ने अपनी नींद ख़राब की है, तो यार अब क्या उसे कहना है। मेरे अदारे वालों ने खैर उसे कुछ कहा भी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। वैसे आप लोगों से सख्त सवाल पूछते हैं, तो मैं भी आपसे सख्त सवाल पूछूं? जितना आपका दिल करे आप सख्त सवाल पूछें। अच्छा, तो ये बताएं कि आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट के पास तो बहुत सी स्टोरीज होती हैं, तो फिर आप फेक स्टोरीज क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में मेरा ये जो डिजिटल मीडिया वाला होगा इरा, ये 2, सवा 2, 2.5 साल में है तो ऊपर है। मैंने अगर आप समेत कोई भी पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी भी मेरी कोई फेक स्टोरी पकड़ लाए और कह दे कि ये फेक स्टोरी है और वो साबित हो जाए और मेरे नॉलेज में हो कि ये फेक स्टोरी है और मैंने फिर भी की हो, तो मैं इसी वक्त छोड़ दूंगा, ये सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं कहूँगा आए कोई और काम करते हैं। मैं ये काम नहीं करता, मैं जो काम करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ। तो वो जो आपने कराची ज़ू में मुमताज़ बेगम वाली की थी, हम ये पूछना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बड़ी अजीब सी बातें करते हैं, आपको भी लोग कुछ कहते हैं यहाँ पे आगे? आप कौन सी जुबान बोल लेती हैं? उर्दू के अलावा कौन सी बोल लेती हैं? पाकिस्तान की सारी जुबानें बोल लेती हैं। कितने सालों से आप यहाँ पर? तो ये क्या है, कुछ अजीब सा लगता है कि ये धड़, लेकिन लोग तो नहीं मानते भी नहीं होंगे, यकीन भी नहीं करते होंगे इस बात पे। तो ये जो जिस जगह पर आप हैं, यहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं, ये ऊपर एक किन्नू भी पड़ा हुआ, आप किन्नू भी खाती हैं, तो आपका दिल क्या करता है? मतलब तो कभी कोई गोरे शोरे भी है आपसे बात करने या देखने? आप जी, मुमताज़ बेगम वाली स्टोरी ये की थी कि हम जब वहाँ पर गए, अब मैं इसका पहली मरतबा ये बताने जा रहा हूँ, इससे पहले लोगों ने तनकीद की, पूछा नहीं है। हुआ ये था कि हम ये करना चाहते थे, मैंने इनकी वीडियोज़ देखी हुई थी। मैं वहाँ पर गया तो हमारे एक दोस्त हैं MQM के, वो सेक्टर के कुछ रहे हैं इंचार्ज वगैरह, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे स्टोरी करवा दें। मैं छुट्टी वाले दिन गया और वहाँ पे वो उनके पास ले गए, वो मुझे मुमताज़ बेगम के पास ले गए। मुमताज़ बेगम यानी कि अभी वो तैयार नहीं हुई थी, वो एक मर्द था।
तो मुमताज़ बेगम, उसने कहा जी मैं हूँ मुमताज़ बेगम, आज मैं हूँ और कुछ साल पहले कोई और थी। तो मैंने कहा अब मैंने तो ये स्टोरी आपको इस तरह से ये पूरा दिखाना है कि आप ये असल नहीं करते, नकल करते हैं। उन्होंने कहा जी 25 साल हो गए हैं हमने ठेका लिया हुआ है यहाँ का। और उन्होंने फिर मुझे लोग मिलवाए जो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी इतने लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। मैंने कहा चलें, इसकी सूरत ये है, अगर मैं उस वक्त कहता कि ये सारा झूठ है तो उनका तो सब कुछ बंद हो जाता ना उस मौके पे। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि मैं अपने सवाल करूँगा, जो समझदार होंगे व्यूअर्स जिनको मैंने मुखातिब करना है वो सवालों से समझ जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये तो मेडिकल साइंस में मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। तो उसने आगे से जो भी जवाब दिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो वाकई समझदार थे उन्होंने कहा कि तुमने तो अपने सवालों में एक्सपोज कर दिया। तो सहाफ़ी जो होता है वो उसके पास माइक होता है, मैं तलवार लेके नहीं जाता और लोगों के सर उतारने नहीं जाता, और मैं इस घर से भी नहीं जाता कि मैं जाऊं और जाके दर्जनों लोगों के रोज़गार बंद करवा दूं, जबकि वो खुद कह रहे हों मुझे कि यार ये हम इस तरह से करते हैं, हम पैसे भी लेते हैं, लोगों को भी पता है हमारा, लेकिन लोग वैसे ही दुआ देते हैं, दुआ लेते हैं और पैसे देते हैं। ये मेरे ख्याल में मुझ समेत वहाँ पर काफ़ी लोगों को पता है, और जो मेरे साथ मौजूद हैं वो लोग रिकॉर्ड पे हैं, कराची के मेरे दोस्त हैं, वो बता सकते हैं कि ये ऐसा नहीं था। तो फिर आपने टाइटल पे क्यों लिखा था हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल? एक बात तो ये है कि मैं आज ये आपके इंटरव्यू में ही बताना चाह रहा हूँ, मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं, मैं सिर्फ इंटरव्यू करके आता हूँ, इंटरव्यू में जो कहा जाता है, जो मैं अपने मुंह से अदा करता हूँ, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, और जो साथ बैठा हुआ बंदा जवाब दे रहा है वो अपने का ज़िम्मेदार है। हम उससे पहले भी डिस्क्रिप्शन भी चलाते हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ पर एक टीम होती है, मैं एक आइडिया दे देता हूँ उन्हें, ठीक है, वो मेरे अंडर नहीं है, मैंने उनको सिर्फ आइडिया देना होता है। वो कैप्शंस लगा देते हैं, बाज़ मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं वो जो मुझसे नाराज़ हैं, टाइटल पे कुछ है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, सोशल मीडिया लोग देखना ही ये चाहते हैं, वो वहाँ पर लिखा होता कि सीधा सीधे कोई बात लिखी होती मुमताज़ बेगम, तो किसने देखना था? आप भी आज मुझसे इसलिए सवाल पूछ रही कि आपने वो वीडियो देखी थी, तो वो मेरा कमाल नहीं है, वो जिन लोगों का कमाल है उनको सवाब जाना चाहिए। मैं बाज़ दफ़ा नहीं उनसे मुत्तफ़िक होता, उनकी कैप्शन से, उनके टाइटल से इत्तफाक नहीं करता। इसके बाद जो भी मुझे नताइज भुगतना पड़ेंगे भुगत लूँगा, लेकिन ऐसा होता है। तो आप मानते हैं कि आपके इदारे ने आपके साथ गलत किया था? मेरे ख्याल में अक्सर मैं भी अपने इदारे के साथ गलत करता हूँ, फिर वो भी मेरे साथ गलत कर लेते हैं, इस तरह ये खेल चलता रहता है। अच्छा, वैसे तो आप बहुत सच सवाल करते हैं और इसका क्रेडिट भी लेते हैं, लेकिन जो आपने तलाल चौधरी से 15 मिनट्स का जो इंटरव्यू किया था उसमें से 14.5 मिनट्स में आपने तंजीम साजी का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया, तो ये क्या मैच फिक्स था? तलाल चौधरी साहब, आप तो इतने सालों से सियासत कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त सियासी करियर, टीवी प्रोग्राम्स में आना, वजारत भी रही पास, ये असल में क्या हुआ है आपके साथ? ये सारी साजिश डॉक्टर शहबाज गिल ने रचाई है? सब आप जख्मी कैसे हुए थे, हुआ क्या था? आपके दोनों बाजू, आपकी टांगें और आपके सर वगैरह, बज़ाहिर तो आपके सर पे भी कोई चोट नहीं नज़र आ रही। आपने 15 को और 1122 को आपने खुद फ़ोन किया, कुछ को पुलिस वालों ने बताया कि हमें मजबूर किया जा रहा है। आपके वाला सारा वाक़या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से करवाया गया। क्या गुजरावाला के जलसे में भी जा रहे हैं आप? हाँ, मैच फिक्स देखे ना। अब आपके साथ तो मेरा मैच फिक्स नहीं है, आप सख्त सवाल पूछ रही हैं ना, मैं जवाब देता हूँ इसका। तलाल चौधरी साहब का पहला इंटरव्यू मैंने किया है उस मार पड़ने के बाद, क्योंकि मेरे बाद ही वो कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में पहली मरतबा ऑन एयर हुए थे। जब ये सारा वाक़या हुआ तो सारे साफ़ियों की तरह मैं भी कोशिश कर रहा था उनसे बात हो जाए किसी तरीके से। जिस दिन मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कमिटमेंट ली कि मैं सबसे पहला इंटरव्यू मैं करूँगा आपका। उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन मैं गुजरावाला मौजूद था, वहाँ मुझे फ़ोन आया और मैं वहाँ से फैसलाबाद गया, ये काफ़ी ट्रैवलिंग बनती है। मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये करना है। उन्होंने कहा जी मैं इंटरव्यू ज़रूर दूँगा, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना तंजीम साजी, ये वो आप बार बार रिपीट करते हैं सहाफ़ी, तो आप देख लें। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या मैं चुप करके वापस निकल आता उनके घर से बाहर और दोबारा गुजरावाला पहुंच जाता। सहाफ़ी की कामयाबी हमेशा ये नहीं होती कि वो सख्त सवाल पूछे, बाज़ दफ़ा आपको किसी का इंटरव्यू भी करना पड़ता है। मेरा अदारा कहता है कि आप इतने ट्रैवलिंग करने के बाद इंटरव्यू नहीं करके लाए, तो सारी बातें आप उसकी मर्ज़ी की, ये नहीं होता कि मेरी ही मर्ज़ी चलती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ईमानदारी के साथ जितने सख्त सवालात किए जा सके करता हूँ। लेकिन तलाल चौधरी वाले मामले में उन्होंने मुझसे पहले रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल मैंने उसके अंदर 2-3 मरतबा कोशिश की, लेकिन वो चूँकि उसके ऊपर आना ही नहीं चाहते थे, तो उन्होंने 15 मिनट मुख्तलिफ़ चीज़ें बताना शुरू कर दी। उस वाक़े के इर्द गिर्द के लोगों ने झूठी बातें बनाई, ये वो जो भी किया। लेकिन ये बात ठीक है कि मेरे पास अगर वो मुझे कह देते वहाँ पर ये चीज़ ना होती, तो शायद वो इंटरव्यू भी ना होता और आप मुझसे सवाल भी ना पूछ रही होती। मेरे पास यही था रास्ता।
अच्छा, तो फिर आपने अपना इंटरव्यू देखा तो आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आप तलाल चौधरी साहब की पिच पे खेलते रहे। नहीं, मैं तलाल चौधरी की पिच पे नहीं खेलता रहा। तलाल चौधरी साहब, अगर आपने इससे पिछली कुछ चीज़ें देखी हैं, वो चूँकि शायद इस तरह से प्रोमिनेंट नहीं हुई। जेल के बाहर नवाज शरीफ साहब से जब वो मिलने आते थे, तो एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि मैंने जब उनसे रोका और उनसे सवाल पूछा, तो वो उस सवाल पे बिल्कुल एक मरतबा झुंझला गए और उन्होंने फटाफट गाड़ी में बैठे और उन्होंने बात नहीं की। तो उसके बाद मुझे टाइम लगा काफ़ी उनसे दोबारा बात। अब बाज़ दफ़ा ये थोड़ा सा समझना होगा देखने वालों को। मेरी ड्यूटी है, मैं सहाफ़ियों से और वो बाख्तियार जो लोग हैं, वज़ीर हैं, उन सब से सवाल पूछूं। लेकिन अगर आप मुझे ये बता दें कि अगर मेरे सख्त सवाल इतने सख्त हो जाएं और उनको पता भी हो कि ये सख्त सवाल पूछता है, तो वो मुझे अब अगर सवाल ही पूछने की इजाज़त ना दें तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इदारे के सामने तो मैं नाकाम हो गया ना। वो कहेंगे ये तो इसको तो इंटरव्यू कोई देता ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा बाहर सख्त सवाल पूछने नहीं जाता। बाज़ दफ़ा मुझे सिर्फ काम करके देना होता है, और उस वक्त तलाल चौधरी का पहला इंटरव्यू देना और वो करना, वही बड़ी बात थी। वैसे तो आप हमेशा एतमाद के साथ सख्त सवाल करते हैं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर के सामने तो आप नर्वस दिखाई दिए, ये क्या हुआ था? अच्छा, वहाँ पे ये हुआ था कि आपने चूँकि वो क्लिप देखा होगा, तो उसमें उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी थी। तो अब ये ऐसी है, मैं उनको वैसे भी, मैं उनके साथ मेरी अच्छी, अब तो दोबारा सुलह हो गई है, अच्छी दोस्ती है उनके साथ। लेकिन उस वक्त तो ये था कि मैं खलीलुर रहमान कमर वो था, मेरे पास तुम हो, उनका अरूज था, ये सारी चीज़ें थी, मैं उनकी वैसे रिस्पेक्ट करता था। तो मेरे लिए ये बिल्कुल, मुझे लगा कि ये क्या हो गया। नर्वस नहीं था, मुझे ये लगा कि अब मैं अपने जो अंदर वाला मेरा वो जट है ना, जो उसको बिठा लूँ, वरना ये ना हो गया यहाँ पे कुछ और हो जाए। सहाफ़ती नॉर्म्स और एथिक्स को देखता रहा मैं, और मैं फिर इस तरह से रहा। मेरे ख्याल में वही मेरे हक़ में गई वो चीज़, और लोगों ने कहा कि यार इस लड़के ने आगे से कुछ नहीं कहा, और आगे से सिर्फ यही कहता रहा, सर मैंने क्या किया। लेकिन फिर भी आप तमीज़ के दायरे में भी तो आर्ग्यू कर सकते थे ना। तमीज़ के दायरे में आर्ग्यू करना चाहता था मैं। आपने देखा होगा कि वो क्लिप ज़्यादा देर चल नहीं सका, वो पीछे से उनका असिस्टेंट आया, उसने मेरे कैमरामैन से वो बटन दबा दिया, तो वो कहा था तो बंद करो, तो इतनी देर में बंद हो गया था। तो मेरे बस में होता तो मैं आर्गू करता, और वो आर्गू ही कर रहा था पिछले वो उससे जब चल रही थी वो चीज़। लेकिन वो पीछे से जब कोई कैमरा बंद कर दे, अगर आपका कैमरा अभी को पीछे से बंद कर दे, तो आप क्या मेरे से इंटरव्यू करेंगी? अच्छा, ये बताएं कि सोशल मीडिया पे कॉमन सेंस की फजूल सवालात और प्रोग्राम ज़्यादा देखे जाते हैं, और जबकि संजीदा प्रोग्राम्स कम देखे जाते हैं, तो आप जैसे सहाफ़ियों का इसमें फ्यूचर क्या है? इसमें हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। जब मैं इसमें आया था तो मुझे लोगों ने कहा कि जितना स्लो तुम बात करते हो और जितने तहम्मुल से बात करते हो, तो बेटा ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मुझे भी कुछ महीनों के लिए ये लगा कि मैं शायद अनफिट हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं अब आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, ये हमारे घरों में देखा जाता है, लोग इस पर एतमाद भी करते हैं, शायद कम करते हैं लेकिन करते हैं। मेरे जैसे लोग और बेशुमार अच्छा काम करने वाले आगे नहीं बढ़ेंगे, तो लोग इस पे इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। और मैंने तो इसी से अपना नाम बनाया। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी काम करता रहा हूँ। मुझे जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है वो इसी की बदौलत दी है। और कोई इस तरह की कॉमन सेंस मैंने कभी जाके इस तरह के सवाल नहीं किए कि अगर आपकी एक टांग सीधी हो और एक उल्टी हो तो फिर क्या होता है, ऐसी कोई बात नहीं की कभी। हमेशा मैं वैसे महफिलों में हंसने वाला हूँ, लेकिन मैं सामने जब आता हूँ मैं समझता हूँ एक सीरियस बात है, मेरा मैसेज कन्वे होगा लोगों में। तो मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ और बेशुमार मेरी तरह लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इससे बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है कि वही मशहूर होगा, उसी को इज़्ज़त मिलेगी, उसी को पैसे मिलेंगे जो उल्टे सीधे सवाल करेगा। अगर नहीं यकीन आता तो हमारी मिसाल आपके सामने। क्या कभी किसी ने आपको लिफाफा ऑफ़र किया? लिफाफा नहीं, ऐसे हुआ कि असम्बली से बाहर निकल रहा था, तो ईद के मेरे ख्याल अभी गुजरी थी, तो एक बहुत बड़े लीडर हैं, जो यानी कि बड़े लीडर से मेरा मशहूर लीडर हैं जो टीवी पे आते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा यार मैं तेरी ईदी रखी, तो उन्होंने मुझे समझ नहीं लगी, उन्होंने हाथ में लाया और हाथ में ला के ऐसे जैसे आपकी मुट्ठी में वो कर, तो ऐसे मेरी एक नज़र पड़ी या मेरे हाथों ने जो महसूस किया और मैंने देखा भी, तो 5-5 हज़ार के काफ़ी नोट थे, यानी कि 50,000 या 20,000 30,000 इतने होंगे कुछ। तो वो मैंने उनको लौटा दिए। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपने ईद देनी है मुझे, तो आप मुझे कोई पेन दे दें, कोई परफ्यूम दे दें, कुछ तरह से कोई चीज़ दे दें। तो मेरे ख्याल में अब लिफाफे वाला रिवाज चला गया, ये पुरानी बातें हो गई हैं। आप लोग सीधा सीधा अकाउंट में पैसे डाल देते हैं या नगद दे देते हैं या कहते हैं भाई तुम्हें फ़लानी चीज़ दे देंगे ये वो। अब लिफाफे तो मिलते ही नहीं हैं। तो वो था कौन? अच्छा, आप बहुत अच्छी एंकर हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा एंकर बनने की। तो अगर मैंने आपको ये बता दिया तो फिर तो हम अच्छे एंकर ना हो गए। बाज़ दफ़ा आपको कुछ लोगों को छुपाना पड़ता है, क्योंकि
वो हमारे सोर्सेज भी होते हैं, उनसे इंटरव्यू अगर मैं इस तरह से बता दूंगा तो उसके बाद तो वो कभी देगा भी नहीं पैसे और ख़बर भी नहीं देगा। मुझ जैसे नए आने वालों को आप क्या पैगाम देंगे? मैं आपको क्या, मैं तो आपसे इम्प्रेस हूँ। सच्ची बात यह है कि आपके इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ हैं। और मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने आना है, नए आने वाले हों, छोटे हों, बड़े हों, वो थोड़ा से कुछ लोगों को देख लें कि यार वो किस तरह से काम हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आके तेज़ तेज़ बात करो, फेक स्टोरीज़ दो, उल्टे सीधे सवाल करो। सवाल ज़रूर करो लेकिन जो बनता है मेरिट पे वो कर लें आप। ये भी नहीं कि आप अगले की बिल्कुल ही वहीं पर सब कुछ उतार दें, इज़्ज़त उतार के साइड पे रख दें और कहेंगे चलें जी अब इसका जवाब दें। आपकी चीज़ वायरल ज़रूर हो जाती है लेकिन फिर आप ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते। तो मैं कहूँगा आएँ, बड़े आराम से आएँ, बड़े तहम्मुल से सीखें, पढ़ें, लिखें और फिर पूछें लोगों से जिस तरह आप पूछती हैं। थैंक यू वेरी मच अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच आपका।